subscribed. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी 16 एंड 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा की लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। सो बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहें। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ इस बुक के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 यूनिट्स आने वाली हैं। क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टेस, सेकंड है विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ एंड थर्ड है एप्रावेन की द रोवर। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट फर्स्ट से, डॉक्टर फॉस्टेस। सो सबसे पहले अगर हम क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें, क्रिस्टोफर मार्लो का बर्थ ईयर और शेक्सपियर का बर्थ ईयर सेम है, मतलब 1564। ओके, नाउ कहानी को शुरू करते हैं। सो कहानी के अंदर हमें बताया गया है एक जर्मन स्कॉलर के बारे में जो थे हमारे डॉक्टर फॉस्टेस। अब ये जो डॉक्टर फॉस्टेस हैं ये एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर मतलब कि इन्होंने गरीबी देखी है बचपन से, बट ये पढ़ लिख कर इतने समझदार बने हैं कि ये एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर बने हैं। और साथ ही साथ इन्हें डॉक्टर की डिग्री भी मिली है और मतलब कि इन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में सक्सेस पाई है। और अब इन्हें लगने लगा है कि इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, इसलिए अब ये और चीज़ों को जानना चाहते हैं। मतलब कि इनकी जो हर चीज़ को जानने की इच्छा है ना वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। मतलब इन्हें सारे सीक्रेट्स जानने हैं, सब कुछ जानना है। तो एक दिन ये क्या करते हैं, ये अपनी सारी बुक्स देखते हैं और उस टाइम पे इन्हें बाइबल दिखती है। अब ये बाइबल को खोल कर देखते हैं कि शायद मुझे इसमें पढ़ के कुछ मज़ा आए, कुछ मैं इसके अंदर से सीक्रेट्स जान पाऊँ, कुछ जान पाऊँ। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इस बाइबल को खोलते हैं और पढ़ते हैं। अब बाइबल के कुछ पेजेस पढ़ते ही इन्हें एक लाइन दिखती है जहाँ पर लिखा होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो पाप ना करता हो। हर व्यक्ति कोई ना कोई पाप करता है और अगर उसे लगता है कि उसने कोई पाप नहीं करा है तो वो खुद से ही झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसने पाप करा ही ना हो। अब नाउ डॉक्टर फॉस्टेस क्या सोचने बैठ जाते हैं कि अगर ऐसा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो पाप करता ही ना हो, तो इसका मतलब तो ये है कि सब लोग ही हेल में जाएंगे, क्योंकि पाप की सज़ा तो हेल में जाना ही होता है। इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज़ के अंदर। सो नाउ अब डॉक्टर फॉस्टेस इसे पॉजिटिव वे में लेने की जगह पे नेगेटिव वे में लेकर बाइबल की बुक को भी बंद करके रख देते हैं। अब अगली नज़र इनकी पड़ती है एक मैजिकल स्पेल्स की बुक पे, जिसके अंदर था ब्लैक मैजिक, मतलब ब्लैक मैजिक की जानकारी थी। सो ब्लैक मैजिक की बुक देखकर इन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि चलो ये देखता हूँ मैं इसके अंदर क्या मिलता है मुझे। अब ये जब ब्लैक मैजिक की बुक पढ़ते हैं तो उन्हें समझ आता है कि इसके अंदर शायद मुझे पावर मिल सकती है। अगर मैं ब्लैक मैजिक सीखूंगा तो मुझे पावर मिलेगी और फिर मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ना किंग ना कोई, मेरे पास पैसा होगा, पावर होगी, सारी चीज़ें होंगी और शायद मैं और सारी चीज़ों को जान भी पाऊंगा इन पावर्स की हेल्प से। सो नाउ अभी ये क्या करते हैं, ब्लैक मैजिक सीखने के लिए ये अपने एक नौकर को बुलाते हैं। नौकर का नाम है वैगनर। इसका नाम याद रखना, ठीक है, एग्ज़ाम में लिखने का काम आएगा, वैगनर। ओके, सो वैगनर आता है। अब ये डॉक्टर फॉस्टेस कहते हैं अपने नौकर से कि जाओ तुम मेरे 2 फ्रेंड्स को बुला के लेके आओ जिन्हें ब्लैक मैजिक आता है। मतलब कि इनके कॉलेज टाइम में इनके 2 दोस्त थे, वेल्डस एंड कॉर्नेलियस। वो दोनों पहले से ही ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते थे, तो इस वजह से इनको याद आया कि वो दोनों मेरे को ब्लैक मैजिक सिखा सकते हैं। तो अब ये अपने नौकर को भेजते हैं कि जाओ जाके बुला के लाओ उन दोनों। अब ये इनका नौकर जाता है और फिर उन दोनों को बुला के ले आता है। अब कॉर्नेलियस एंड वेल्डस आते हैं और फिर वो मान जाते हैं कि चलो मैं आपको ब्लैक मैजिक सिखा दूंगा, ठीक है, ये दोनों मान जाते हैं मतलब। तो अब ये दोनों ब्लैक मैजिक सिखाना स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर फॉस्टेस को। अब बीच में एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर फॉस्टेस के घर के पास से 2 जर्मन स्कॉलर्स जो डॉक्टर फॉस्टेस के साथ ही थे कॉलेज टाइम में, तो वो जा रहे होते हैं तो उनके घर के पास से। अब ये दोनों सोचते हैं कि इस टाइम पे डॉक्टर फॉस्टेस क्या कर रहे होंगे, क्या नई रिसर्च कर रहे होंगे, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टेस बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे इस वजह से। तो अब ये लोग चाहते थे कि हम पता लगाएं कि डॉक्टर फॉस्टेस इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे उन लोगों को डॉक्टर फॉस्टेस का ये जो नौकर था वैगनर वो दिखता आता हुआ।
अब ये उसके डॉक्टर को पूछते हैं कि तुम्हारे मास्टर कहाँ है, मतलब डॉक्टर फॉस्टिस क्या कर रहे हैं। तो अब ये जवाब देता है कि मेरे जो मास्टर हैं डॉक्टर फॉस्टिस, वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे हैं, वेल्डस एंड कॉर्नेलियस के साथ। अब जब ये वेल्डस और कॉर्नेलियस का नाम सुनते हैं ये दोनों स्कॉलर्स, तो लोगों को चिंता होने लगती है डॉक्टर फॉस्टिस की, क्योंकि इन लोगों को पता था कि ये जो दोनों ये कॉर्नेलियस और वेल्डस हैं ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं। तो इस वजह से अब ये लोग डॉक्टर फॉस्टिस के लिए चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब बेचारे डॉक्टर फॉस्टिस इन दोनों के चक्कर में फंस जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आगे के सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर फॉस्टिस सीख चुके हैं ब्लैक मैजिक। नाउ अब जो डॉक्टर फॉस्टिस के 2 फ्रेंड्स हैं ये कॉर्नेलियस एंड वेल्डस, ये अब इन्हें ब्लैक मैजिक तो सिखा दिया है। नाउ अब ये दोनों जाते वक्त डॉक्टर फॉस्टिस को एक ब्लैक मैजिक की, जिसके अंदर ब्लैक मैजिक करने के लिए जो मंत्र वगैरह बोलने पड़ते हैं वो वाली बुक देते हैं। ठीक है, नाउ अब डॉक्टर फॉस्टिस बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अब क्या होगा, मतलब अगर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करूँगा तो शायद कोई डेविल आएगा और फिर मैं उसे अपना गुलाम बना लूँगा, उससे अपना काम कराऊँगा। ये सोचकर अब ये बैठ जाते हैं और जो मंत्र वगैरह बोलने होते हैं ये करते हैं। नाउ अब इस टाइम पे डेविल आ जाता है जिसका नाम होता है मेफिस्टोफेल्स। अभी जो मेफिस्टोफेल्स है ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी फेस में आया है, मतलब कि ये ड्रैगन की शेप में आया है। तो पहले तो डॉक्टर फॉस्टिस इस ड्रैगन की शेप को देखकर डर जाते हैं और फिर डर के मारे वो कहते हैं कि तुम अपना जो शेप है उसे चेंज कर लो, तुम कुछ अच्छे से बन जाओ ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, तुम इतने अगली हो। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो मेफिस्टोफेल्स है वो ड्रैगन की जगह पे अपना रूप बदल देता है और फिर वो एक नॉर्मल सा डेविल बन जाता है, मतलब कि अपना शेप चेंज कर लेता है। ओके, सो नाउ अब जो मेफिस्टोफेल्स है वो पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो अब डॉक्टर फॉस्टिस बोलते हैं कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ और मैं जो भी चीज़ कहूँ तुम वो सारी चीज़ें करो। ठीक है, तो अब जो मेफिस्टोफेल्स है वो आंसर करता है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपने मास्टर लूसीफर की बात मानता हूँ। अब यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टिस बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानोगे, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैंने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करा है जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो। सो नाउ अब मेफिस्टोफेल्स बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ब्लैक मैजिक करने पर या तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आया हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जो कि मुझे गलत काम करते हुए नज़र आते हैं, जो कि मुझे नज़र आते हैं कि वो लोग गॉड से दूर जा रहे हैं, उन लोगों के पास मैं खुद आता हूँ। तो नाउ यहाँ पर जो डॉक्टर फॉस्टिस हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारे ये जो मास्टर हैं लूसीफर ये है कौन। सो अब यहाँ पर जो मेफिस्टोफेल्स है वो बताता है कि जो लूसीफर हैं वो पहले एक एंजल हुआ करते थे, बट उन्होंने गॉड की बात नहीं मानी, इस वजह से गॉड ने उन्हें हेल में डाल दिया, जिसके बाद वो डेविल बन गए हैं। ठीक है, और वो हम सबके मास्टर्स हैं। एंड मैं भी पहले एंजल हुआ करता था लेकिन मैं भी लूसीफर को फॉलो करता था, इस वजह से मैं भी डेविल बन चुका हूँ। नाउ अब जो डॉक्टर फॉस्टिस हैं वो मेफिस्टोफेल्स कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे मास्टर के लिए एक ऑफ़र है, तुम अपने मास्टर के पास जाओ और उनसे बोलो कि मैं उनसे एक डील करना चाहता हूँ। अब ये डील ये है कि मैं लूसीफर को अपनी सोल दे दूँगा, बदले में वो मुझे मेरी लाइफ के 24 ईयर्स दे, जिसके अंदर मुझे पावर दे, पैसा दे और साथ ही साथ तुम मेरे गुलाम बन के रहो इन 24 ईयर्स में, और मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूँ वो सारी चीज़ों के तुम्हें आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, और जो भी मैं कराना चाहूँ तुम वो सब करोगे जो मैं कहूँगा। ठीक है, और उसके बाद 24 ईयर्स के बाद तुम्हारा जो लूसीफर है वो मेरी सोल ले सकता है। सो ये ऑफ़र डॉक्टर फॉस्टिस बताते हैं मेफिस्टोफेल्स को। नाउ यहाँ पर अब जो मेफिस्टोफेल्स है वो अपने मास्टर के पास चला जाता है, लूसीफर के पास, और लूसीफर से पूछता है, तो लूसीफर भी मान जाता है कि ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पर मेफिस्टोफेल्स वापस आता है डॉक्टर फॉस्टिस के पास, जो कि अभी ये सोच रहे होते हैं कि मैं अगर लूसीफर ने मेरा जो ये ऑफ़र है एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद मैं कितना पावरफुल हो जाऊँगा, मेरे पास सारी पावर होगी दुनिया की, मैं सबको अपने जादू से हैरान कर दूँगा। सो ये सब चीज़ें वो सोच रहे होते हैं। तो इसी टाइम पे मेफिस्टोफेल्स आता है और वो बोलता है कि लूसीफर मान चुके हैं इस ऑफ़र को, और अब लूसीफर ने ये भी बोला है कि तुम्हें इससे पहले ये जो ऑफ़र है इस ऑफ़र को मानने के लिए तुम्हें एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा, मतलब तुम्हें ये जो डील करनी है इसके लिए कुछ पेपर्स पे साइन करना होगा, वो भी अपने ब्लड से। सो यहाँ पर अब जो डॉक्टर फॉस्टिस है वो मान जाते हैं और उस पर साइन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जब साइन कर देते हैं तो इनके हाथ पर होमोफ्यूज़ लिखा आ जाता है। होमोफ्यूज़ मतलब होता है कि फ्लाई मैन, मतलब कि भाग जाओ।
सो ये जो होमोफ्यूज था, इसका मतलब ये था, ये गॉड का एक सिंबल था कि तुम अभी भी इससे पीछे हट जाओ, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। सो नाउ लेकिन हमारे जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो आगे बढ़ते हैं और अब वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी डील हो चुकी है। नाउ जो मेफिस्टोफेल्स है वो उनका नौकर बन चुका है। तो अब जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो सबसे पहला ऑर्डर देते हैं अब मेफिस्टोफेल्स को ये कि तुम मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइफ ला के दो, ठीक है। सो यहाँ पर अब जो मेफिस्टोफेल्स है ये मना कर देता है, कहता है कि जो शादी है वो एक पवित्र रिश्ता है जिसकी वजह से मैं तुम्हें वाइफ तो ला के नहीं दे सकता, बट मैं अलग अलग तुम्हारे लिए रोज़ गर्ल्स ला सकता हूँ जिनसे तुम अपना एंटरटेन कर सकते हो। सो यहाँ पर अब जो मेफिस्टोफेल्स है वो अपनी जादू से 2 डरावनी सी डेविल्स को बुलाता है। सो अब इन्हें देखकर जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो डर जाते हैं और फिर मेफिस्टोफेल्स से कहकर उन्हें वापस भेज देते हैं ना। इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, लाइक हेल कहाँ पर है। तो यहाँ पर जब डॉक्टर फॉस्टस पूछते हैं मेफिस्टोफेल्स से कि हेल कहाँ पर है, सो मेफिस्टोफेल्स बहुत ही ईजी सा आंसर देता है कि हेल जो है वो हेवन के नीचे है। अब यहाँ पर जो डॉक्टर फॉस्टस है वो कहते हैं कि ये तो सबको पता है नॉर्मली, मुझे जानना है कि एग्जैक्टली हेल कहाँ पर है। सो यहाँ पर अब मेफिस्टोफेल्स आंसर करता है कि हेल कोई प्लेस नहीं है, हेल हर जगह है जहाँ पर हम डेविल्स हैं, जहाँ पर बुराई है वहाँ पर हेल है। तो इसी तरीके से डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेल्स से बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते थे, जैसे कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो वो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे। तो लेकिन जो मेफिस्टोफेल्स था वो उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था अपने आंसर्स से, क्योंकि मेफिस्टोफेल्स ज़्यादातर क्या करता था वो उन्हीं आंसर्स को घुमा फिरा कर दे देता था या फिर कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस का मतलब ऐसे इजी आंसर्स देता था जो कि डॉक्टर फॉस्टस को पहले से ही पता होते थे। तो इसलिए अब जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो बीच बीच में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा रिग्रेट करना चालू कर देते हैं, सोचते हैं कि मैंने शायद गलत तो नहीं करा ये डील करके कि मैं लूसीफर को अपनी सोल दे दूँगा, क्योंकि वो उन्हें मतलब कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस डील के बाद उन्हें कुछ फ़ायदा मिल रहा है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये डील करी थी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के बारे में जानना था, बहुत सारी चीज़ जाननी थी। बट यहाँ पर जो ये मेफिस्टोफेल्स है बहुत ही आसान आंसर देता है, वैसी चीज़ें करता ही नहीं है जो एक्चुअल में डॉक्टर फॉस्टस चाहते हैं। सो डॉक्टर फॉस्टस को बार बार उनकी एक गुड एंजल एक बैड एंजल उनके मन में आती थी, मतलब कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ हम करें या ना करें, आगे बढ़ें या ना करें, और दूसरी तरफ दूसरी जो बैड एंजल होती है हमारी वो कहती है कि नहीं हमें करना चाहिए, हमें जाना चाहिए इसी चीज़ के अंदर। तो इसी तरह से डॉक्टर फॉस्टस के साथ भी हो रहा था। डॉक्टर फॉस्टस के मन में भी 2 एंजल्स आती थी, गुड एंड बैड एंजल। वो कहती थी, एक एंजल कहती थी कि अभी भी टाइम है, गॉड से उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है, इस ब्लैक मैजिक के अंदर से हट जाना चाहिए पीछे क्योंकि ये रॉन्ग वे है। लेकिन जो दूसरी बैड एंजल होती थी वो हमेशा डॉक्टर फॉस्टस को इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए कहती थी कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम फेमस हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसा आ गया है इतना सारा, और न जाने क्या क्या चीज़ें करके वो कन्वेंस कर ही लेती थी डॉक्टर फॉस्टस को इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से चलता रहा। डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेल्स से क्वेश्चंस करते रहे एंड घूमते रहे जगह जगह पर। अब नाउ यहाँ पर जो मेफिस्टोफेल्स है वो डॉक्टर फॉस्टस को वर्ल्ड टूर पर ले जाता है। तो यहाँ पर अब ये जो वर्ल्ड टूर पर ले जाता है, सबसे पहली जगह है रोम। अब ये रोम में जाते हैं। अब रोम में जाने के बाद वहाँ पर इन्हें एक पोप मिलता है। तो यहाँ पर ये अपनी ब्लैक मैजिक से सबको परेशान करते हैं, मतलब कि मेफिस्टोफेल्स इन्हें कन्विंस करता है कि चलो यहाँ पे सबको तंग करते हैं। मतलब कि मेफिस्टोफेल्स ने क्या करा, डॉक्टर फॉस्टस को और ख़ुद को इनविजिबल बनाकर सबको जादू से डराया। मतलब कि जो वो लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे डिनर करने के लिए, तो वहाँ पे उनकी प्लेट्स हवा में उड़ा दी, खाना इधर उधर फेंक दिया, और यहाँ तक कि जो पोप है उसको पीटा भी। लेकिन एक्चुअल में जो डॉक्टर फॉस्टस थे वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो रोम में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स देखें। मतलब कि वो वर्ल्ड टूर पर जो गए थे वो एक्चुअल में चाहते थे कि वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि इस टाइम पे मतलब कि डॉक्टर फॉस्टस के टाइम पे गूगल वगैरह तो होता नहीं था। मतलब आज के टाइम पे अगर हम गूगल करते हैं तो कोई भी चीज़ हम आसानी से देख पाते हैं, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ये गूगल वगैरह इंटरनेट कुछ नहीं था, इस वजह से लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी दूसरी जगहों की। इस वजह से जो डॉक्टर फॉस्टस हैं उन्हें दूसरी जगहों पे और भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, देखनी थी, मॉन्यूमेंट सारी चीज़ें देखनी थी। बट यहाँ पर ये जो मेफिस्टोफेल्स है
ये हमेशा डॉक्टर फॉस्टिस को नई नई चीज़ें दिखाने की बजाय उनको गलत काम करने के लिए फोर्स करता था कि चलो किसी को परेशान करते हैं या ऐसे करते हैं या फिर जादू करते हैं। मतलब कभी भी वो उनके मन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया मेफिस्टोफेल्स। इसी तरह बार बार डॉक्टर फॉस्टिस ये सोचने लग जाते थे कि मैंने गलत करा है, मुझे गॉड से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सो ये चीज़ बार बार उनके मन में आती रहती थी। बट जो मेफिस्टोफेल्स है वो कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसे कर देता था ताकि डॉक्टर फॉस्टिस खुश हो जाएं और फिर वो ब्लैक मैजिक के अंदर कंटिन्यू रहे, मतलब कि वो गॉड को याद ना करें। ठीक है, सो इसी तरह से चलता रहा। अब यहाँ पर ना एक दिन एक किंग ने इन्हें अपने कोर्ट में बुलाया, किंग्स चार्ल्स स्विफ्ट ने। तो उन्होंने डॉक्टर फॉस्टिस को अपने कोर्ट में बुलाया और उनसे बोला कि तुम ब्लैक मैजिक दिखाओ, मतलब अपना जादू दिखाओ, क्या कर सकते हो तुम। तो अब डॉक्टर फॉस्टिस मेफिस्टोफेल्स की हेल्प से जादू करके दिखाते हैं चीज़ों को, नई नई चीज़ें उड़ाते हैं, हवा में उड़ाते हैं या कुछ ना कुछ नया नया करके दिखाते हैं। अब वहाँ की जो रानी थी वो कहती है कि मुझे ग्रेप्स खाने हैं, तो ग्रेप्स मंगाओ जादू से। अब उस टाइम पे विंटर चल रही थी तो इस वजह से ग्रेप्स कहाँ से आते, लेकिन मेफिस्टोफेल्स ने अपने जादू से ग्रेप्स ले आया। अब इनसे पूछा गया कि तुम ग्रेप्स कहाँ से लाए, यहाँ तो विंटर चल रही है, विंटर में कैसे आ सकते हैं ग्रेप्स। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फॉस्टिस है उन्होंने बताया कि विंटर्स तो यहाँ पर चल रही हैं, मतलब इस जगह पे, लेकिन हमारी जो वर्ल्ड है उसके अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर रहता है, अलग अलग सीजन्स रहते हैं। तो अलग अलग टाइम पे हर जगह, मतलब कि जैसे अभी यहाँ पर समर है तो कहीं पे विंटर है, इस तरीके से। तो इसलिए मैंने दूसरी जगह से ग्रेप्स मंगा लिए जादू से, ये चीज़ डॉक्टर फॉस्टिस बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग और थे कोर्ट में जो इसके ब्लैक मैजिक से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन लोगों को लग रहा था कि ये कुछ मतलब धोखा दे रहा है, ट्रिक्स वगैरह कर रहा है, ऐसे ही नॉर्मल। तो इसलिए डॉक्टर फॉस्टिस उससे बदला लेने के लिए क्या करते हैं, वो उसके सिर पर जादू से सींग उगवा देते हैं मेफिस्टोफेल्स से कह के। ठीक है, तो अब जब उसके सिर पे सींग निकल जाते हैं तो अब वो डर जाता है, फिर वो प्लीज़ करता है कि प्लीज़ मेरे सिर पर से ये सींग गायब कर दो। तो डॉक्टर फॉस्टिस हटवा देते हैं उसके सिर पर से सींग। ठीक है ना, ऐसे ही अब जो डॉक्टर फॉस्टिस हैं वो जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक घोड़े बेचने वाला मिलता है। अब ये जो घोड़ा बेचने वाला है वो कहता है कि तुम मेरा घोड़ा खरीद लो। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टिस मान तो जाते हैं, बट डॉक्टर फॉस्टिस कहते हैं कि तुम इस हॉर्स को पानी में मत लेके जाना, मैं तभी इसको खरीदूँगा। लेकिन यहाँ पर अब जो ये हॉर्स बेचने वाला है वो सोचता है कि शायद ये मेरे साथ कुछ ट्रिक कर रहा है या धोखा दे रहा है। तो इस वजह से अब ये जो घोड़े बेचने वाला है ये जानबूझकर हॉर्स को पानी के अंदर ले जाता है। और पानी के बीचों बीच पहुँचने के बाद, मतलब कि ये जो हॉर्स बेचने वाला था ये हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था और पानी में ले गया है हॉर्स को, तो मेफिस्टोफेल्स अपने जादू से हॉर्स को गायब कर देता है। अब जैसे ही हॉर्स गायब होता है तो वो जो हॉर्स बेचने वाला था वो पानी में गिर जाता है। तो यहाँ पर अब वो बहुत गुस्से में आता है इस डॉक्टर फॉस्टिस के पास, ये सोचकर कि ये तो ब्लैक मैजिक जानता है, इसने ही कुछ करा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो डॉक्टर फॉस्टिस है वो सो रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये जो हॉर्स बेचने वाला था ये क्या करता है, गुस्से में डॉक्टर फॉस्टिस को उठाने के लिए उनकी टांग को ऐसे करके खींचता है, तो उसकी टांग निकल जाती है, मतलब कि डॉक्टर फॉस्टिस की टांग अलग हो जाती है। तो अब ये चीज़ देखकर वो डर के मारे भाग जाता है, लेकिन वो जो उनकी टांग अलग हुई थी वो मेफिस्टोफेल्स ने जादू से करा था और अब डॉक्टर फॉस्टिस की टांग जुड़ गई थी। ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे करते करते उनके 24 ईयर्स ख़त्म होने के लिए आ गए थे, मतलब कि उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा था। तो अब डॉक्टर फॉस्टिस जो हैं वो बार बार यही सोचते हैं कि मुझे अब गॉड से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना तो लूसीफर मेरी सोल ले जाएगा और मेरे साथ बहुत बुरा होगा। ठीक है, लेकिन एक बार उन्होंने कोशिश की भी थी, लेकिन जो मेफिस्टोफेल्स है वो बार बार उन्हें याद दिलाता है कि नहीं, आपने डील कर रखी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टिस रुक जाते हैं। लेकिन अब एक दिन बताते हैं कि एक ओल्ड मैन आता है और वो डॉक्टर फॉस्टिस को समझाता है कि तुम अभी भी गॉड से माफ़ी मांग सकते हो, तुम इस गलत रास्ते को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो डॉक्टर फॉस्टिस उस ओल्ड मैन से कहते हैं कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ भगवान से माफ़ी मांगना, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये जो मेफिस्टोफेल्स से मुझे माफ़ी नहीं मांगने देता। तो उसी टाइम पे ये जो डॉक्टर फॉस्टिस हैं ये सोचते हैं कि चलो एक बार तो ट्राई कर ही लेता हूँ,
भगवान से माफ़ी मांगने की। तो जैसे ये कोशिश करता है उसी टाइम पे अब लूसीफर भी आ जाता है। मतलब कि लूसीफर कौन था? लूसीफर मेफिस्टोफेलिस का मास्टर था, मतलब कि जिसके साथ डॉक्टर फॉस्टर्स ने डील करी है। नाउ यहाँ पर लूसीफर जब ये देखता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो इस वजह से अब लूसीफर खुद आया है। अब लूसीफर डॉक्टर फॉस्टर्स को खुश करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए 7 सिंस से मिलवाता है उन्हें। मतलब कि वहाँ पर 7 डेविल्स आते हैं और उनसे एक एक करके यहाँ पर ये डॉक्टर फॉस्टर्स मिलते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टर्स उन सारे डेविल्स से पूछते हैं कि तुम कौन हो, एक एक करके। सो उनके अंदर थे जैसे कि प्राइड, एक बोलता है डेविल कि मैं प्राइड हूँ, मतलब कि घमंड, और दूसरा है लालच, और तीसरा है जेलिसी और एंगर। तो ये सारे जितने भी बुरी चीज़ें होती हैं वो सारे डेविल्स उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, जिनकी वजह से इंसान मरने के बाद हेल में जाता है। ओके, सो ये सब देखने के बाद डॉक्टर फॉस्टर्स थोड़े से एंटरटेन हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो गॉड को माफ़ी मांगने का ख्याल था उसे छोड़ देते हैं। तो इसी तरह कुछ दिन और चलते रहे। अब बिल्कुल लास्ट दिन आ गया था डॉक्टर फॉस्टर्स की डेथ का। सो इस टाइम पे जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं गॉड से माफ़ी मांग लूँ। एंड टाइम पर वो सोचते हैं, और इस टाइम पे वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, गॉड से कहता हूँ कि गॉड आप मुझे बचा लो, चाहे बदले में आप मुझे पनिशमेंट दे देना कुछ भी, लेकिन आप मुझे बचा लो। तो इस तरीके से डॉक्टर फॉस्टर्स सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसे सौदा कर लेता हूँ गॉड के साथ, ठीक है। लेकिन अब उनका टाइम ख़त्म हो गया था, बिल्कुल लास्ट टाइम पे। अब वो मरते मरते डॉक्टर फॉस्टर्स ने क्या करा, उनकी एक आखिरी इच्छा थी, उन्होंने जितनी भी जो मतलब उनकी जादू की बुक थी, मतलब जिनके अंदर ब्लैक मैजिक था, वो सारी एंड में जला दी, क्योंकि उन्हें रिग्रेट हो रहा था इस टाइम पे कि उन्होंने ये गलत रास्ता क्यों चुना। क्योंकि अगर वो इस गलत रास्ते पे ना जाते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। मतलब कि अब जितने भी डेविल्स थे वो आ चुके थे और डॉक्टर फॉस्टर्स को अपने साथ वो खींच कर ले गए। मतलब कि डॉक्टर फॉस्टर्स की सोल को वो लोग अपने साथ ले गए। नाउ अब डॉक्टर फॉस्टर हेल में चले गए हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारी डॉक्टर फॉस्टर्स की कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको डॉक्टर फॉस्टर्स की कहानी समझ आ गई हो। सो नाउ अब हम अपनी नेक्स्ट कहानी की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारी यूनिट 2 विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ। अब कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के एक देश स्कॉटलैंड से। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम स्कॉटलैंड पर नॉर्वे हमले कर रहा था, और उस टाइम स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो उस टाइम पे स्कॉटलैंड के कुछ गद्दार लोग नॉर्वे से मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्कॉटलैंड में इतने बहादुर सिपाही थे जिन्होंने अपने किंग डंकन को बचा लिया था। तो इस टाइम पे स्कॉटलैंड जीत गया था और नॉर्वे हार गया था। तो इसी लड़ाई के अंदर स्कॉटलैंड की तरफ से एक बहादुर योद्धा था जिसका नाम था मैकबेथ। तो मैकबेथ ने अपनी बहादुरी से स्कॉटलैंड को जितवाया था, ठीक है, और नॉर्वे को हरा दिया था। तो इस टाइम पे अब बताते हैं कि जो मैकबेथ है वो अपने फ्रेंड बैंको के साथ जब युद्ध से वापस लौट रहा था फॉरेस्ट के रास्ते से, तो रास्ते में उसे 3 विचेस मिलती हैं, मतलब कि 3 चुड़ैलें मिलती हैं, जो कि मिलने के बाद 3 भविष्यवाणी करती हैं उसके सामने कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ क्वाड्रा बनेगा। उसके बाद फिर जो मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। और फिर वो जो लास्ट भविष्यवाणी करती हैं वो कहती हैं कि जो मैकबेथ का ये फ्रेंड है बैंको की जो वंशज होंगे, मतलब आने वाले इसके जो बेटे होंगे, वो लोग स्कॉटलैंड पे मैकबेथ के बाद राज करने होंगे, ठीक है, मतलब कि राजा बनेंगे। तो अब ये सारी भविष्यवाणी सुनने के बाद तो पहले तो मैकबेथ और उसके दोस्त बैंको को ये बातें बकवास लगती हैं, लेकिन इन्हें विश्वास तब होता है जब मैकबेथ किंग के पास पहुंचता है और वहां जाके उसे पता चलता है कि जो थेन ऑफ क्वाड्रा था वो धोखेबाज निकला, मतलब कि वो नॉर्वे के साथ मिला हुआ था। इस वजह से अब किंग ने उसे पनिशमेंट दी है डेथ की, और नाउ किंग डंकन ने मैकबेथ की बहादुरी से खुश होकर उसे थेन ऑफ क्वाड्रा बना दिया है। सो भविष्यवाणी में से जो सबसे पहली भविष्यवाणी थी कि ये जो मैकबेथ है ये थेन ऑफ क्वाड्रा बनेगा, ये तो सच हो गई है। नाउ अब मैकबेथ के मन में ख्याल आने लगते हैं कि मतलब शायद अब मैं स्कॉटलैंड का राजा बन जाऊंगा, क्योंकि अगली भविष्यवाणी तो ये थी कि वो राजा बन जाएगा स्कॉटलैंड का।
तो अब स्कॉटलैंड का राजा बनने के ख्याल के चक्कर में मैकबेथ सोचने लगता है कि शायद अब मुझे किंग डंकन का मर्डर करना होगा, तब जाके मैं शायद किंग बनूंगा स्कॉटलैंड का। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसने ये बुरा ख्याल अपने मन से निकाल के फेंक दिया। अब कुछ टाइम बाद जो किंग डंकन हैं उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी कि उनका जो बेटा है मैल्कम वो अगला उत्तराधिकारी है, मतलब कि किंग डंकन के बाद उनका बेटा मैल्कम बनेगा राजा। अब इस टाइम पे जो मैकबेथ है उसने सोच लिया था कि वो चुड़ैल बकवास ही कर रही होंगी, मतलब कि डंकन ही, जो डंकन का बेटा है मैल्कम, वो ही राजा बनेगा। नाउ अब जो किंग डंकन है वो कहते हैं मैकबेथ से कि मैं आज रात तुम्हारे महल में रुकूंगा। सुनाओ अब ये सुनने के बाद जो मैकडेफ है वो राजा के आने की तैयारी के लिए अपनी वाइफ को लेटर लिखता है, जिसमें वो बताता है अपनी वाइफ को कि राजा डंकन हमारे महल में रुकने वाले हैं, और उसी के साथ साथ वो अपने साथ हुई भविष्यवाणी और जो कुछ भी हुआ उस सारी चीज़ों के बारे में बताता है, मतलब कि कैसे उसे 3 विचेस मिली और उन्होंने भविष्यवाणी करी कि वो राजा बनेगा, थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा। तो उनमें से जो सबसे पहली उसकी भविष्यवाणी थी थेन ऑफ कॉर्डर की, वो सच हो गई। सो ये सारी चीज़ें उसने लेटर में लिखकर अपनी वाइफ को भेज दी मैकबेथ ने। नाउ अब जो लेडी मैकबेथ है जब ये सारी चीज़ें जान लेती है तो उसके मन में लालच जागता है, मतलब कि अब वो सोचती है कि मेरा पति तो बहुत काइंड है, मतलब वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, मतलब कि वो राजा को नहीं मारेगा, लगता है मुझे ही अपने पति को उकसाना पड़ेगा ताकि वो किंग डंकन का मर्डर कर दे, क्योंकि किंग डंकन आज रात हमारे महल में आने वाले हैं तो इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता। सो अब जो लेडी मैकबेथ है वो मैकबेथ को मनाती है इस बात के लिए। तो सबसे पहले जो मैकबेथ है पहले तो वो मना करता है कि नहीं, हमें अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, अपने राजा के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब जो लेडी मैकबेथ है उसकी मर्दानगी के ऊपर सवाल उठाती है तो वो मान जाता है। तो फिर उसके बाद ये लोग किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं और सारा इल्ज़ाम किंग डंकन के जो बॉडीगार्ड है उन पर डाल देते हैं। और उसी टाइम पे वहाँ पर जो सबसे पहला इंसान आता है जो किंग डंकन को देखता है मरा हुआ, वो होता है मैकडफ। अब ये जो मैकडफ है ये हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट समझ लो, ठीक है, एक टाइप से प्रोटैगनिस्ट ही है ये। तो ये यहाँ पे आकर देखता है कि किंग डंकन का मर्डर हो गया है। अब वो सबको बताता है, अलार्म बजाता है कि ये किंग डंकन का मर्डर हो गया है। तो सब लोग बाहर निकल के आते हैं और यहाँ तक कि जो मैकबेथ है और जो लेडी मैकबेथ है जिन्होंने मर्डर करा है वो भी ऐसे बाहर निकल के आते हैं और शौक होने का नाटक करते हैं, दिखाते हैं कि जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसे दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा शौक हैं और गुस्से में आ गए हैं कि किंग की डेथ हो गई है ये देखकर। तो अब यहाँ पर जो ये मैकबेथ है वो क्या करता है, वो सारा इल्ज़ाम बॉडीगार्ड पर लगाकर बॉडीगार्ड को गुस्से में मार देता है, मतलब कि सबको ऐसे दिखाता है जैसे मैंने किंग का बदला लिया है इसलिए मैंने इन्हें मार दिया है, ठीक है। क्योंकि जो बॉडीगार्ड्स थे उन्हें कहीं ना कहीं शक हो गया था कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ यहाँ पर आए थे, तो शायद से बॉडीगार्ड्स को इस बारे में पता था, ठीक है, इसलिए जो ये मैकबेथ है इसने उसे मार दिया, ठीक है। सो नाउ अब जो किंग के जो बेटे थे दोनों, मैल्कम और जो डोनाल्ड बेन है, वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं डर के कि हमारे फादर का मर्डर हो गया है तो शायद से अब हमें भी कोई टारगेट करे, हमें भी कोई मार सकता है, ये सोचकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब सारा शक उन पर ही जाता है क्योंकि उनके दोनों बेटे भाग गए हैं, तो सब लोग सोचते हैं कि शायद से उनके बेटों ने ही उन्हें मार दिया है, मतलब किंग को। तो अब यहाँ पर कोई भी ऐसा था नहीं जो राजा बन सके, लेकिन सिर्फ अकेला जो मैकबेथ था यही इतना पावरफुल और समझदार था कि राजा बन सकता था। तो यहाँ पर अब इसे राजा बना दिया जाता है स्कॉटलैंड का। तो इसी तरह दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो जाती है चुड़ैलों की। सो अब इस टाइम पे जो मैकबेथ है उसे इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं जो तीसरी भविष्यवाणी थी कि मैकबेथ का जो दोस्त है बैंको, उसके बच्चे राजा बनेंगे, कहीं ये भविष्यवाणी सच ना हो जाए, ये डर इसे सताने लगता है। तो अब ये क्या सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं बैंको और बैंको के बेटे को मरवा देता हूँ जिससे कि मेरे को कोई और मार ना सके, ठीक है, ताकि मैं सेफ रह सकूँ, मेरी जो गद्दी है ये सेफ रह सके राजा की। सो अब ये ऐसा ही करता है, ये बैंको को और उसके बेटे को मरवाने के लिए भेजता है लोगों को, लेकिन वो लोग सिर्फ बैंको को मार पाते हैं, बैंको का जो बेटा है वो भाग जाता है वहाँ से। नाउ अब जो मैकबेथ है वो पार्टी रखता है अपने महल में। सो पार्टी में सब लोग आए हुए थे। उसी टाइम पे मैकबेथ का एक मैसेंजर आकर मैसेज देता है ये चीज़ कि बैंको तो मर गया है लेकिन बैंको का जो बेटा है वो भाग गया है। तो ये सुनने के बाद जो मैकबेथ है वो थोड़ा सा घबरा जाता है
क्योंकि उसने गलत काम कराया है, तो गलत काम कराने के बाद जो घबराहट होती है उसके चेहरे पे दिखने लगती है। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद ही उसे बैंकों का भूत नज़र आने लगता है उस पार्टी में, उसके सामने बैठा हुआ। तो उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो अब इस चीज़ को देखने के बाद जो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब ये सोचते हैं कि मैकबेथ पागल हो गया है। और उसी टाइम पे सब लोगों को पता चल जाता है कि बैंको मर चुका है, मतलब बैंको का मर्डर हो गया है। तो ये सुनने के बाद अब सब लोगों को मैकबेथ के ऊपर शक जाता है, क्योंकि मैकबेथ बहुत अजीब हरकतें कर रहा था इसलिए। तो अब जो लेडी मैकबेथ है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सब लोगों को वहाँ से भेज देती है पार्टी में से, कि पार्टी ओवर हो चुकी है। और उसके बाद लेडी मैकबेथ को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल रखना होगा, सबके सामने ऐसे नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो अब इसके बाद जो मैकबेथ है वो डिसाइड करता है कि मैं दोबारा उन चुड़ैलों के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि मेरी डेथ कैसे होगी। अब ये डिसाइड कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जो मैकडफ है, मतलब कि जिसने सबसे पहली बार देखा था कि राजा मर गया है, वो नोबलमैन, वो अब इस टाइम पे यहाँ से चला जाता है, मतलब स्कॉटलैंड से इंग्लैंड भाग जाता है। और वहाँ जाके जो डंकन का बेटा था मैल्कम, उसके साथ मिलकर एक आर्मी तैयार करने लग जाता है मैकबेथ के खिलाफ, क्योंकि उसे भी शक है कि मैकबेथ बहुत बुरा है और उसने ही डंकन को मारा है, ठीक है। तो इस वजह से वो चला जाता है और वहाँ जाके प्लान बनाता है, मतलब पूरी आर्मी इकट्ठी कर ली है मैल्कम ने और जो मैकडफ है उन्होंने दोनों ने मिलके। अब इधर जो मैकबेथ है वो 3 चुड़ैलों के पास वापस जाता है और 3 चुड़ैलों से जाके पूछता है कि ये बताओ कि मेरी डेथ कैसे होगी। अब फिर से 3 चुड़ैलें 3 बातें बोलती हैं। कि सबसे पहली बात वो ये बोलती हैं मैकबेथ को कि तुम मैकडफ से सावधान रहो। दूसरी बात बोलती हैं कि तुम्हें वही इंसान मार सकता है जो नेचुरली अपनी माँ के पेट से जिसने जन्म ना लिया हो, मतलब कि जैसे नेचुरली चाइल्ड बर्थ होता है उस तरीके से ना हुआ हो, वही बच्चा तुम्हें मार सकता है ना। तीसरी बात ये थी कि जब पूरा जंगल तुम्हारे किले की तरफ आएगा तब तुम्हारी डेथ होगी, ठीक है। ये सारी बातें सुनने के बाद जो मैकबेथ है वो खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, ये सोच के कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि ना तो कोई ऐसा बच्चा होता है जो नेचुरली पैदा हुआ ही ना हो, वो ऐसा कोई होता ही नहीं है, और ना ही जंगल खुद चल के आ सकता है किले के पास। तो ये सोच के मैकबेथ अब वापस अपने किले में आ जाता है। लेकिन जो चुड़ैलों ने बोला था कि मैकडफ से सावधान रहना, इस वजह से मैकडफ से चिढ़कर वो क्या करता है, मैकडफ की फैमिली को मरवा देता है, मतलब कि उसकी सारी फैमिली, इसके बच्चे, उसकी जो वाइफ है उसको मरवा देता है। लेकिन इस बात से अनजान जो मैकडफ है वो दूसरी तरफ आर्मी इकट्ठा कर रहा है मैकबेथ के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन उसे जब तक पता नहीं होता है मैकडफ को कि मैकबेथ ने उसकी फैमिली को मरवा दिया है, लेकिन जब पता चलता है कि मैकबेथ ने उसकी फैमिली मरवा दी है तो ये सुन के मैकडफ बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत उसे गुस्सा आता है और वो अब डिसाइड कर लेता है कि मैं इस मैकबेथ को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसे मार दूंगा, ठीक है। नाउ अब दूसरी तरफ मैकबेथ की जो वाइफ थी लेडी मैकबेथ, उसको एक बीमारी हो जाती है नींद में चलने की और बोलने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रही थी कि उसने अपने पति के साथ जो मिलकर किंग डंकन को मार दिया। उसे लग रहा था कि वो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अब दिन पे दिन पागल होती जा रही थी। उसको लग रहा था कि उसके हाथों पे खून लगा है जो कि धुल ही नहीं रहा है। वो बार बार अपने हाथ साफ करती थी और नींद में चलकर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो नींद में चलती हुई जा रही थी और एक डॉक्टर ने, एक फिजिशियंस ने उसकी बातें सुन ली कि वो नींद में बोल रही थी अपने पति से कि हमें डंकन को नहीं मारना चाहिए था, ऐसे ऐसे करके, मतलब नींद में बोल रही थी और फिर वो वापस जाके सो जाती है। डॉक्टर को तो ये बात पता चल जाती है। फिर डॉक्टर तो वहाँ से चला जाता है ये सोच के कि ये लोग कितने ख़तरनाक लोग हैं। और यहाँ पर ये जो लेडी मैकबेथ है वो धीरे धीरे पागल होते होते एक दिन सुसाइड कर लेती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जो मैकबेथ है वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। नाउ अब जो मैकडफ और मैल्कम, मतलब कि किंग डंकन के बेटे ने जो आर्मी इकट्ठा करी थी, वो लोग आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो पेड़ होते हैं, मतलब कि जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के पेड़ काट के अपने ऊपर बांध लेते हैं ताकि उन लोगों को पता ना चले, मैकबेथ को पता ना चले कि कितने लोग आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर अब लड़ाई की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। अब वो लोग जब पेड़ बांध के अपने ऊपर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल आगे बढ़ रहा है, किले के पास आ गया है।
अब इसी तरह से आने के बाद यहाँ पे लड़ाई होनी चालू हो जाती है। मैकडफ भी सोचता है कि अब मैं मुंह नहीं छुपा के बैठूंगा, मैं एक मर्द की तरह लड़ूंगा, और फिर वो लड़ाई करने जाता है। उसने भी बहुत सारे लोग मारे, लेकिन धीरे धीरे मैकबेथ की आर्मी हार जाती है और मैल्कम की आर्मी जीत जाती है। नाउ एंड में जो मैकबेथ है वो हंसने लग जाता है, ये कहकर कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ वो मार सकता है जो नेचुरली पैदा ना हुआ हो। ठीक है। सो इसी टाइम पे मैकडफ आता है वहाँ पे, और वो बताता है कि मैं नेचुरली पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरी माँ के पेट को फाड़ कर मुझे बाहर निकाला गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जानने के बाद मैकबेथ डर जाता है, और जब उसे समझ आता है कि चुड़ैल क्या मतलब घुमा फिरा के बातें बोल रही थी। ठीक है। और मैकडफ अब मैकबेथ को मार देता है, और यहाँ पर मैल्कम राजा बन जाता है, मतलब कि जो किंग डंकन का बेटा जो राजा बनना था वो राजा बन जाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी एंड होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारी यूनिट 3 एप्राबेन की द रोवर। तो कहानी की शुरुआत होती है नेपल्स नाम की एक जगह से, जहाँ पर हमें 2 बहनें दिखाई जाती हैं। एक का नाम है फ्लोरिंडा, दूसरी का नाम है हेलेना। सो यहाँ पर ये जो फ्लोरिंडा है ये एक बेलबाइल नाम के इंग्लिश मैन से प्यार करती है, लेकिन ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। और दूसरी तरफ ये जो फ्लोरिंडा है ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, ये एक नोबल वुमेन है। यहाँ पर अब दूसरी तरफ ये जो हेलेना है ये अब नन बनने वाली है, क्योंकि फैमिली ने प्रेशर कर रखा है कि तुम नन बनो। ठीक है। सो अब इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि डॉन पेड्रो आता है। डॉन पेड्रो कौन है? अब ये दोनों बहनें जो हैं इनके फादर तो बाहर अब्रॉड में रहते हैं, और यहाँ पर इनका भाई इनकी देखभाल करता है। तो अब इनका भाई आकर बोलता है कि पापा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता भेजा है। ये फ्लोरिंडा को बोल रहा है। डॉन विंशियो नाम का आदमी है, लेकिन वो तुमसे एज में थोड़ा बड़ा है। ठीक है, लेकिन पैसे वाला है। सो यहाँ अब दूसरी तरफ डॉन पेड्रो जो है वो चाहता है कि इसकी बहन फ्लोरिंडा इसका एक दोस्त है डॉन एंटोनियो, उससे शादी करे। ठीक है। तो अब ये अपनी बहन को बोलता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम पापा की बात मान लो या फिर तुम मेरी बात मान के डॉन एंटोनियो से शादी कर लो। सो अब यहाँ पे जो फ्लोरिंडा है वो मना कर देती कि नहीं, मैं इन दोनों में से किसी से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बेलवाइल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। यहाँ पर अब ये उसे सुनाने लगता है कि नहीं, तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, तुम अपनी नहीं चला सकती। तो अब जो हेलेना है वो भी अपनी बहन फ्लोरिंडा को सपोर्ट करने लगती है, बोलने लगती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, फ्लोरिंडा के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, वो जिससे प्यार करती है वो उससे शादी करेगी। इस तरीके से अपनी बहन की साइड लेने लगती है। तो अब इस टाइम पे डॉन पेड्रो गुस्से में क्या करता है, वो उनकी जो एक गवर्नेंस है कैलिस नाम की, उससे कहता है कि इन दोनों का ध्यान रखो और इनके ऊपर नज़र रखो कि ये घर से बाहर ना जा पाएँ और बेलवाइल से ना मिल पाएँ। ठीक है। तो ये कहकर गुस्से में डॉन पेड्रो वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्लान कर रहे हैं कि ये लोग एक कार्निवल में जाएंगे। मतलब कार्निवल का टाइम है, तो कार्निवल वहाँ पे मतलब इस तरीके से लगता है जैसे मेला टाइप हो, वैसे वहाँ पे लगता है। वहाँ पर लोग मास्क वगैरह पहन के जाते हैं। तो अब ये लोग चाहते थे कि ये लोग कार्निवल में जाएं, तो ये लोग कैलिस को मनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो फ्लोरिंडा और हेलेना है ये अपनी एक कज़न को भी साथ में ले लेती हैं, जिसका नाम है वलेरिया। और अब ये तीनों जिप्सी बनकर बाहर जाती हैं, मतलब कि बंजारन बन के। सो अब यहाँ पर दिखाया जाता है नेपल्स की किसी गली में जो बेलबाइल है वो उदास है। ठीक है। और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ है, ब्लंट और फेड्रिक के साथ। अब ये उदास क्यों है? क्योंकि ये फ्लोरिंडा से प्यार करता है और फ्लोरिंडा का भाई डॉन पेड्रो इनकी शादी नहीं होने देगा। ठीक है। तो इस वजह से ये उदास है। सो नाउ अब ये जो ब्लंट और फेड्रिक हैं ये इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि क्या तुम एक लड़की के पीछे हो। ठीक है। ऐसे मतलब तुम्हें कितनी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम क्यों उदास हो रहे हो, इस तरीके से बोल रहे होते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो तभी इस टाइम पे इनका एक और फ्रेंड आता है यहाँ पे, विलमोर नाम का। सो यहाँ पर अब ये जो विलमोर है ये इस कहानी का रोवर है। रोवर मतलब होता है जो बहुत घुमक्कड़ टाइप होता है, मतलब कि इधर से उधर घूमता रहता है। ठीक है। सो यहाँ पर ये विलमोर दिखाया जाता है जो कि बेलवाइल और फेड्रिक का दोस्त होता है। ये ब्लंट को नहीं जानता है। ठीक है। तो ये ब्लंट से मिलवाते हैं इसे और बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ काम से आया था और मैं यहाँ पे कार्निवल में घूम रहा हूँ। सो नाउ यहाँ पर ये तीनों दिखाई जाती हैं, मतलब कि फ्लोरिंडा, हेलेना और उनकी कज़न वलेरिया। ये तीनों बंजारन बन के घूम रही थी कार्निवल में। तो तभी उसी टाइम पे जो हेलेना है उसकी नज़र बेलवाइल पे पड़ती है
और जैसे ही वो बेलवेल को देखती है तो वो अपनी बहन फ्लोरिंडा को बता देती है कि यहाँ पर उसने देखा कि बेलवेल भी आया हुआ है। सो नाउ यहाँ पर ये तीनों उनके पास जाती है, मतलब उन चारों फ्रेंड्स के पास जाती है, बेलवेल और उसके जो 3 दोस्त थे विलमोर और ब्लंट और फेडरिक, उनके पास जाती हैं। नाउ यहाँ पर जो हेलेना है वो विलमोर को देखती है और विलमोर से थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाती है। सो नाउ यहाँ पे जो विलमोर है वो भी फ्लर्ट करने लग जाता है इसके साथ, मतलब कि हेलेना के साथ। सो यहाँ पर हेलेना ये बोलकर मना कर देती है कि मैं अब नन बनने वाली हूँ। तो अब विलमोर बोलता है कि ये इस तरीके से आप यंग एज में नन बन जाओगे, इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता, मतलब आप जवानी में नन बन रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप होता है। इस तरीके से बोलकर फ्लर्ट करता है हेलेना के साथ। सो नाउ अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों बाद में मिलेंगे, ठीक है। सो इस टाइम पे जो हेलेना है उसने अपना फेस छुपा रखा है, तो अभी ये जो विलमोर है उसने अभी तक उसका फेस नहीं देखा है कि वो कितनी सुंदर है। वो बस ऐसे ही उसे किसी जिप्सी गर्ल समझ के उसके साथ फ्लर्ट कराता है ऐसे ही। सो नाउ अब जो फ्लोरिंडा है वो बेलवेल से मिलती है और फिर उस टाइम पे वो देखते हैं कि डॉन पेड्रो आ रहा है। तो जल्दी जल्दी में जो फ्लोरिंडा है वो बेलवेल को एक लेटर देकर चली जाती है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि तुम रात को 10 बजे मेरे गार्डन में आना और मुझे ले जाना वहाँ से, ठीक है, मतलब कि भगा कर ले जाना। सो नाउ अब जो बेलवेल है वो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ यार मेरी हेल्प करो। नाउ इसी टाइम पे जो ब्लंट है वो एक प्रोस्टिट्यूट के पीछे पड़ जाता है, लुसेटा नाम की। सो यहाँ पर ये जो लुसेटा है ये सिर्फ इसे लूटना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फ्रेंड्स जो मतलब ब्लंट के फ्रेंड्स है उसे वो बोलते हैं, वार्न करते हैं कि तुम उसके पीछे मत जाओ, वो सिर्फ तुम्हें लूट लेगी, ठीक है, तुम्हें पागल बना रही है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लंट है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है प्यार में लुसेटा के साथ। तो अब इसके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग कहते हैं कि भाई अगर तुझे लूटना है तो जा तू लूट ले, बट हमारे जो पैसे तेरे पास है वो पहले वापस कर दे, उसके बाद चला जियो तू। तो अब ये लोग पैसे ले लेते हैं इससे वापस, ठीक है। सो अब आगे के सीन में दिखाते हैं कि ये चारों इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक एंजेलिका नाम की बड़ी ही खूबसूरत सी लेडी है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, मतलब कि वो 1 महीना किसी के साथ बिताने के लिए पैसे लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन लोगों को जब पता चलता है कि वो बहुत खूबसूरत है तो ये लोग उसे देखने के लिए जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि एंजेलिका जो पैसे चार्ज करती है वो इतने दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं, गरीब हैं। तो अब ये लोग वहाँ पर गए हैं। अब वहाँ पर डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो ये दोनों भी आए हुए हैं अपना भेस बदल कर, ठीक है, एंजेलिका को देखने के लिए। सो यहाँ पर ये जो डॉन पेड्रो है ये काफ़ी पैसे वाला है, तो ये पे कर सकता है एंजेलिका के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो डॉन एंटोनियो है वो भी आया हुआ है। अब डॉन एंटोनियो को देखकर डॉन पेड्रो पहचान तो जाता है कि ये डॉन एंटोनियो है, वही डॉन एंटोनियो जिसको जो डॉन पेड्रो है वो चाहता था कि फ्लोरिंडा की शादी वो डॉन एंटोनियो से कराए, ये वही डॉन एंटोनियो है। सो यहाँ पर डॉन पेड्रो को पता चल जाता है कि डॉन एंटोनियो आया हुआ है, लेकिन अब इस टाइम पे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी बहनों से, अब उसे सिर्फ एंजेलिका चाहिए, एंजेलिका के पीछे पागल हो चुका है। तो अब यहाँ पर डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो के बीच में लड़ाई होती है क्योंकि ये दोनों ही पैसे वाले हैं, अब ये दोनों ही पे कर सकते हैं एंजेलिका के लिए। तो अब ये दोनों लड़ते हैं कि एंजेलिका मेरे साथ रहेगी या मेरे साथ रहेगी, इस तरीके से लड़ाई करते हैं। सो इस टाइम पे जो विलमोर और ब्लंट है वो दोनों इन दोनों को छुड़वाते हैं, मतलब कि ये जो लड़ाई कर रहे हैं। सो अब ये लोग मतलब डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो डिसाइड करते हैं कि इनके बीच में एक फ़ाइट होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन एंजेलिका के साथ रहेगा, ओके। तो ये कहकर यहाँ से डॉन पेड्रो तो चला जाता है। नाउ यहाँ पर दिखाते हैं जो विलमोर है वो यहाँ पर क्या करता है, एक एंजेलिका की यहाँ पे फ़ोटो लगी होती है बाहर की साइड, तो ये उस फोटो को नीचे की तरफ खींचने लगता है, हटाने लगता है। तो अब ये देखकर जो डॉन एंटोनियो है वो सोचता है कि ये शायद एंजेलिका की इंसल्ट कर रहा है, इस वजह से अब ये क्या करता है, ये उसे मना करता है, मतलब विलमोर को मना करता है डॉन एंटोनियो कि ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर जो विलमोर है वो मानता नहीं है, वो कहता है नहीं मैं तो करूँगा। तो अब यहाँ पर डॉन एंटोनियो अपनी फ्रेंड्स को बुला लेता है जो कि लड़ाई कर सके, और यहाँ पर विलमोर भी अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है, तो उनके बीच में लड़ाई होती है। अब यहाँ पर ये जो लड़ाई मच रही है इसकी वजह से एंजेलिका के कस्टमर्स ख़राब हो रहे हैं। तो ये बात जब एंजेलिका को पता चलती है कि उसके कस्टमर्स ख़राब हो रहे हैं, बाहर कोई है जो उसके कस्टमर्स को ख़राब कर रहा है, तो ये बात जानने के बाद जो एंजेलिका है वो विलमोर को अपने पास बुलाती है। तो यहाँ पर अब दिखाते हैं कि जो विलमोर है वो एंजेलिका के पास जाता है, और इस टाइम पे
जो विल्मोर के बाकी फ्रेंड्स थे वो बाहर खड़े हैं और विल्मोर सिर्फ अंदर है एंजेलिका के साथ। अब अंदर जाने के बाद जो विल्मोर है एंजेलिका को बोलता है कि तुम पैसे के लिए इतना घटिया काम करती हो, मतलब पैसे के लिए प्यार बेचती हो, ऐसे ऐसे करके मतलब उसे बहुत सुनाता है। तो ऐसे लड़ाई के चक्कर में एंजेलिका को इससे प्यार हो जाता है, मतलब विल्मोर से प्यार हो जाता है। नाउ अब एंजेलिका कहती है कि मुझे तुम पसंद हो। तो अब यहाँ पर जो ये विल्मोर है, विल्मोर कहता है कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। लेकिन एंजेलिका कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुमसे अब प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर अब एंजेलिका विल्मोर के साथ सो जाती है। वैसे तो एंजेलिका सोती नहीं है किसी के साथ, लेकिन विल्मोर इसे पसंद आ गया है, इस वजह से यहाँ पे इसके साथ फ्री में सो गई है। अब 2 घंटे से अंदर हैं ये दोनों। सो बाहर विल्मोर के फ्रेंड्स उसके लिए चिंता कर रहे हैं कि क्या हो रहा है अंदर ही सोचकर। तो यहाँ पर अब जो फ्लोरिंडा, हेलेना और वेलेरिया थी वो तीनों भी आ जाती हैं, जो कि जिप्सी बनी हुई हैं अभी भी, ठीक है, बंजारन बनी हुई है। वो तीनों यहाँ पर आती हैं और देखती हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर जब हेलेना सुनती है कि ये लोग विल्मोर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे चिंता होने लगती है कि विल्मोर को क्या हुआ। तो अब वहाँ जाके वो जब सुनती है तो वहाँ पर उसी टाइम पे जो विल्मोर है वो बाहर आ जाता है और बहुत ही चौड़ा होकर वो बाहर आता है कि हाँ, मैं तो फ्री में एंजेलिका के साथ सो के आया हूँ, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को ऐसे करके बता रहा होता है। सो अब इस टाइम पे जो बेलवाइल है वो विल्मोर से कहता है कि तुम जानते हो ना कि जो जिप्सी गर्ल है वो तुम्हें पसंद करती है, तुम तो कह रहे थे उससे कि तुम बाद में मिलोगे, तो अब क्या हुआ। तो यहाँ पर विल्मोर कहता है कि नहीं, अब मुझे किसी और से मतलब नहीं है क्योंकि मैं एंजेलिका से प्यार करता हूँ, अब मुझे किसी और से लेना देना नहीं है। तो ये सारी बातें वहाँ पर हेलेना छुपकर सुन रही होती है, जो कि जिप्सी गर्ल बनी हुई है। सो तभी वो विल्मोर के सामने आती है। अब विल्मोर सोचता है कि हेलेना ने कुछ नहीं सुना है, तो उसके सामने वो फिर से नाटक करने लगता है, मतलब कि हेलेना के साथ फ्लर्ट करने लगता है फिर से। सो इस टाइम पे हेलेना भी ऐसे ही नाटक करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है, वो नाटक करती है। तो इस टाइम पे जो फ्लोरिंडा है वो भी ये सारी चीज़ें देखने के बाद बेलवाइल पे शक करने लगती है। तो ये टेस्ट करने के लिए कि बेलवाइल उसके लिए लॉयल है या नहीं, वो अपनी कुछ ज्वेलरी देकर बेलवाइल को लालच देने की कोशिश करती है। वो देखती है कि ये ज्वेलरी लेगा या नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो बेचारा बेलवाइल है वो भोला भाला सा है और बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है फ्लोरिंडा से, तो वो ज्वेलरी लेने से मना कर देता है, ठीक है ना। अब ये तीनों गर्ल्स यहाँ से चली जाती हैं और अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लंट की। ब्लंट जो कि अभी भी लूसेटा के साथ है और अब वो लूसेटा के साथ है। तो अब लूसेटा क्या करती है, वो उसे एक कमरे में बुलाती है, एक ट्रैप बना रखा है वहाँ पे उसने, एक गड्ढा टाइप। तो वहाँ पर जाकर वो अंधेरे में ब्लंट को धक्का दे देती है और फिर अपने साथियों के साथ, अपने लवर के साथ मिलकर ब्लंट को उसके मतलब लूट लेती है, उसके कपड़े ले जाती है, उसके पैसा, ज्वेलरी, मतलब जो कुछ भी उसने पहन रखा था वो सब कुछ ले जाती है, ठीक है। सो इस टाइम पे जो ब्लंट है वो गंदा संदा निकल के आ रहा है गड्ढे के अंदर से और सारी दुनिया की जितनी भी औरतें हैं उन सबको गाली देता हुआ, ठीक है। और अब उसे दुनिया की सारी औरतों से नफरत हो गई है ब्लंट को, क्योंकि उसे इतना बड़ा धोखा मिला है लूसेटा से। सो नाउ अब आगे दिखाते हैं जो फ्लोरिंडा है वो अब नाइट सूट पहनकर अपनी गार्डन के अंदर इंतज़ार कर रही है बेलवाइल का, क्योंकि उसने लेटर दिया था उसे कि बेलवाइल को कि तुम रात को 10 बजे आकर मुझे यहाँ से भगा कर ले जाना। तो इस टाइम पे फ्लोरिंडा ने गेट खोल दिया है। तो इस टाइम पे बेलवाइल तो नहीं आता है, लेकिन उसकी जगह पे विल्मोर आता है। विल्मोर पूरी तरीके से ड्रंक है और वो उसे लगता है अंधेरे में कि जो फ्लोरिंडा है वो फ्लोरिंडा नहीं है, वो पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो ड्रंक है। वो सोचता है कि ये कोई प्रोस्टिट्यूट है और फिर वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। सो उसी टाइम पे जो बेलवाइल है वो अपने दोस्त फेडरिक के साथ वहाँ पर आ जाता है और फ्लोरिंडा को बचा लेता है विल्मोर से। ना जो बेलवाइल है वो विल्मोर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे जान से मारने के लिए चढ़ता है उसके ऊपर। तो तभी उस वक्त जो डॉन पेड्रो है वो भी आ जाता है और फिर डॉन पेड्रो उन लोगों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन नाउ अभी भी बेलवाइल बहुत ज़्यादा गुस्से में है विल्मोर के ऊपर। लेकिन जो विल्मोर है वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता था कि फ्लोरिंडा है, वरना मैं ऐसा नहीं करता, मैं सोच रहा था कि ये शायद कोई प्रोस्टिट्यूट है, इस वजह से मैंने ऐसा किया। नाउ अब जो बेलवाइल है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है ये सोचकर कि कल फ्लोरिंडा की डॉन एंटोनियो के साथ शादी है और अगर उसने कल तक कुछ नहीं करा तो फ्लोरिंडा की शादी हो जाएगी डॉन एंटोनियो के साथ। तो इस टाइम पे अब दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो विल्मोर है वो
एंजेलिका के घर जाता है। और अब यहाँ पर जब वो एंजेलिका के घर जाता है तो वो देखता है कि डॉन एंटोनियो एंजेलिका के घर से बाहर निकल रहा है। और फिर वो बोलता है कि मैंने एंजेलिका की फ़ीस भर दी है और अब 1 महीने के लिए एंजेलिका मेरी है। सो अब ये बात सुनने के बाद जो विलमोर है वो चिढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर डॉन एंटोनियो के साथ लड़ाई करता है। अब डॉन एंटोनियो के साथ जब वो लड़ाई करता है तो वो लगभग डॉन एंटोनियो को हरा देता है और फिर वो सोचता है कि डॉन एंटोनियो मर गया है। सो यहाँ पर जो विलमोर है जब वो ये सोचकर कि डॉन एंटोनियो मर गया है वो वहाँ से भाग जाता है। सो नाउ अब यहाँ पर डॉन एंटोनियो को भी पता नहीं चलता है कि उसे किसने मारा है। तो उसी टाइम पे वहाँ पर बेल बाइल आता है। तो यहाँ पर अब बाकी लोग और जो डॉन एंटोनियो है वो भी यही सोचता है कि शायद इसने ही मेरे ऊपर हमला करा है। तो अब जो डॉन एंटोनियो है वो अपने आदमियों से कह के इसको पकड़वा लेता है, मतलब बेलवेल को पकड़वा लेता है और एक रूम में लॉक कर देता है। और उसके बाद अब वो बेलवेल से कहता है कि तुम मेरे लिए डॉन पेड्रो से लड़ने जाओगे क्योंकि मेरी डॉन पेड्रो से एक लड़ाई बाकी है। तो इस टाइम पे बेलवेल को वो कन्वेंस करता है, वो कहता है कि अब जो ये लड़ाई है कि फ्लोरिंडा के ऊपर ही जग ख़त्म होगी। तो इस टाइम पे जो बेलवेल है वो सोचता है कि शायद मेरी तरह डॉन एंटोनियो भी फ्लोरिंडा के लिए सफ़र कर रहा है, मतलब कि फ्लोरिंडा को चाहता है और डॉन पेड्रो मिलने नहीं दे रहा है, ये सोचता है। सो नाउ अब यहाँ पर बेलवेल तैयार हो जाता है कि हाँ वो डॉन पेड्रो से लड़ने जाएगा और फिर वो लड़ने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर डॉन पेड्रो और बेलबाइल की लड़ाई होती है। तो बेलबाइल जो है वो डॉन एंटोनियो का बेस रख के आया है, मतलब कि वो डॉन एंटोनियो की तरह बन के आया है ताकि सबको लगे कि डॉन एंटोनियो लड़ रहा है। तो यहाँ पर अब फ्लोरिंडा भी आती है, वो देखती है कि डॉन एंटोनियो और डॉन पेड्रो के बीच में लड़ाई हो रही है। तो वो ये देख के दुखी हो जाती है कि मेरा लवर और मेरा भाई लड़ रहे हैं मेरे लिए। तो ये बात देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और इस टाइम पे बेलवाइल लगभग डॉन पेड्रो को हरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उस टाइम जो फ्लोरिंडा है वो डर जाती है और फिर वो जल्दी से वहाँ पर आकर जो बेलवाइल है उसको अपनी कसम देकर, ताकि वो रुक जाए, उसके प्यार की कसम देकर कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो रुक जाओ प्लीज़, मेरे भाई को मत मारो, क्योंकि उसे अपने भाई के लिए डर लग जाता है कि ये कहीं मेरे भाई को मार ना दे। ठीक है, तो यहाँ पर बेलवाइल रुक जाता है। तो अब जो डॉन पेड्रो है वो सोचता है कि शायद डॉन एंटोनियो मेरी बहन से सच में बहुत प्यार करता है, इसलिए वो लड़ रहा है। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे हाथों में अपनी बहन का हाथ दे दूँगा। सो अब जो फ्लोरिंडा है वो कहती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बेलवाइल से प्यार करती हूँ, मैं डॉन एंटोनियो से शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब इस टाइम पे जो बेलवाइल है वो अपनी आइडेंटिटी बता देता है कि मैं बेलवाइल हूँ, डॉन एंटोनियो नहीं हूँ। तो यहाँ पर फ्लोरिंडा भी खुश हो जाती है और तभी विलमोर और फेडरिक भी आ जाते हैं वहाँ पर और फिर वो लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं कि फ्लोरिंडा तुम्हें मिल गई। तो इसी टाइम पे जो डॉन पेड्रो है जब उसे पता चलता है कि ये डॉन एंटोनियो की जगह पे बेलवाइल था और मैंने इस गरीब के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दिया, तो इस टाइम पे वो गुस्से में आकर फ्लोरिंडा को लेकर वहाँ से चला जाता है और फ्लोरिंडा को एक रूम के अंदर बंद कर देता है। ना जो बेलवाइल है वो अभी भी विलमोर के ऊपर गुस्सा है क्योंकि उसने फ्लोरिंडा के साथ रेप करने की कोशिश की थी, इस वजह से। तो इस टाइम पे बेलवाइल अपनी तलवार निकाल लेता है विलमोर को मारने के लिए। तो तभी उस टाइम पे एंजेलिका आ जाती है और फिर वो आकर सबको ये चीज़ बताती है कि जो हेलेना है वो कोई जिप्सी गर्ल नहीं है, वो एक नोबल वुमेन है, मतलब कि अमीर है वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जो एंजेलिका थी वो मतलब एंजेलिका ने विलमोर को हेलेना के साथ देख लिया था जब वो एक जिप्सी गर्ल बनी घूम रही थी उस टाइम पे। तो वो देखकर जो एंजेलिका है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी उस टाइम पे। तो इस वजह से उसने अपने नौकर से कहा था कि इसके बारे में पता लगाओ कि ये लड़की है कौन। तो नाउ अब उसे पता चल चुका है कि वो एक नोबल वुमेन है। तो यहाँ पर वो आकर सबको बताती है। तो अब यहाँ पर जो विलमोर को पता चलता है कि उसकी जो जिप्सी गर्ल है वो एक नोबल वुमेन है, तो अब वो और भी ज़्यादा पागल हो जाता है, पागलों की तरह उसको ढूंढने लग जाता है, मतलब हेलेना को ढूंढने लग जाता है कि वो इतनी अमीर लड़की है ये सोचकर। तो अब ये चीज़ देखने के बाद जो एंजेलिका है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो चिढ़ जाती है कि इसने मेरे साथ धोखा करा विलमोर ने। ठीक है, तो अब वो डिसाइड करती है कि मैं इससे बदला लूँगी विलमोर से। सो अब नाउ आगे दिखाते हैं कि जो हेलेना है वो फिर से अपना रूप बदल के आती है, मतलब इस बार वो एक आदमी बन के आती है विलमोर के पास और उससे कहती है कि जो हेलेना है, जो जिप्सी गर्ल है, वो तुमसे प्यार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुनने के बाद जो विलमोर है वो और ज़्यादा खुश हो जाता है और हेलेना को ढूंढने लग जाता है। सो नाउ अब आगे दिखाते हैं जो फ्लोरिंडा है और वलेरिया हैं वो दोनों वहाँ से मतलब कि अपने घर से भाग कर जाती हैं ताकि वो लोग बेलवाइल से मिल सकें, मतलब कि
फ्लोरिंडा बेलवेल से शादी कर सके और वलेरिया फेडरिक से शादी कर सके, क्योंकि वलेरिया को फेडरिक पसंद आ गया था। ठीक है, सो नाउ अब ये दोनों घर से भाग के चली जाती हैं। अब दिखाते हैं आगे कि ये दोनों अपना जिप्सी गर्ल के रूप में ही जाती हैं। तो अब यहाँ पर जाने के बाद इन लोगों को रास्ते में विलमोर फिर से पकड़ लेता है और फिर से विलमोर फ्लोरिंडा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो इस टाइम पे फ्लोरिंडा जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है और एक घर के अंदर जाके छुप जाती है। अब इस टाइम पे ये जिस घर के अंदर छुपी है वहाँ पर ब्लंट रहता है। सो ब्लंट जब उसको पकड़ता है तो क्योंकि उसने अपना फेस कवर कर रखा है तो ब्लंट फ्लोरिंडा को पहचान नहीं पाता है। तो इस टाइम पे वो भी उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और उसी टाइम पे ब्लंट का फ्रेंड फेडरिक भी वहाँ आ जाता है और वो भी ब्लंट की हेल्प करता है, मतलब उसके साथ बदतमीज़ी करने में फ्लोरिंडा के साथ। तो तभी फ्लोरिंडा कुछ ज्वेलरी देकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और फिर उन्हें बताती है कि मैं फ्लोरिंडा हूँ। अब ब्लंट और फेडरिक इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ये सच में फ्लोरिंडा है या नहीं, उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं। नाउ अब इस टाइम पे जो डॉन पेड्रो है वो बाहर गेट के बाहर खड़ा होता है और फिर जल्दी से वो अंदर आता है और बोलता है कि तुमने एक लड़की को बंद करके रख रखा है। तो तभी उस टाइम पे बेलवेल भी वहाँ आता है और वो देखता है कि ये जो लड़की है ये और कोई नहीं फ्लोरिंडा है। तो वो जल्दी से वहाँ से फ्लोरिंडा को लेकर भाग जाता है। अब नाउ जो फ्लोरिंडा और बेलवेल है वो भागकर शादी कर लेते हैं। नाउ अब जो एंजेलिका है वो एक गन के साथ आती है और विलमोर के ऊपर गन लेके खड़ी हो जाती है कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ठीक है, तो बहुत ही गुस्से में होती है। तो इसी टाइम पे डॉन एंटोनियो भी वहाँ पर आता है और डॉन एंटोनियो बोलता है एंजेलिका से कि तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रही हो, लाओ मुझे दो, मैं इसे मारूंगा तुम्हारी तरफ से। तो इस टाइम पे जो एंजेलिका है वो उसे छोड़ देती है, मतलब विलमोर को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ। लेकिन इसी टाइम अब भी जो एंजेलिका है वो गुस्सा है उससे, मतलब विलमोर से। नाउ यहाँ पर डॉन पेड्रो भी आ जाता है और जैसे ही डॉन पेड्रो आता है तो डॉन एंटोनियो डॉन पेड्रो को देखकर छुप जाता है। नाउ यहाँ पर डॉन पेड्रो डॉन एंटोनियो के सामने भी जब आ जाते हैं तो डॉन पेड्रो को अब उसकी सच्चाई पता चल गई थी डॉन एंटोनियो की, वो कितना गिरा हुआ इंसान है। तो इस टाइम पे अब डॉन पेड्रो डॉन एंटोनियो से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी अब अपनी बहन से नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। ठीक है, और मैं अब अपनी बहन का हाथ बेलवेल के हाथ में दे दूँगा। तो अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसका हाथ दे या ना दे, क्योंकि बेलवेल और फ्लोरिंडा ने पहले ही भाग कर शादी कर ली है। ठीक है, और जो फेडरिक और वलेरिया थे इन्होंने भी भागकर शादी कर ली है। ठीक है, सो अब आगे दिखाते हैं कि जो हेलेना है वो अब विलमोर के सामने आती है और विलमोर के सामने उसने अपना मास्क उतार दिया है। अब जब विलमोर देखता है कि हेलेना इतनी खूबसूरत है तो वो और भी ज़्यादा उसके प्यार में पागल हो जाता है। ना जो विलमोर है वो हेलेना से कहता है कि क्या हम एक किस कर सकते हैं, उससे बोलता है, बट हेलेना मना कर देती है और वो कहते हैं कि मैं ये सब शादी से पहले नहीं करूँगी। तो अब जो विलमोर है वो शादी के लिए मान जाता है और विलमोर और हेलेना की भी शादी हो जाती है और इसी के साथ ये नोवेल भी एंड होती है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ आ गई हो और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें एंड ज़्यादा से शेयर करें ताकि और फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। सो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही हेल्प वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।